वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी और बहुत शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप लोगों ने मान लिया कि हार गए तो भाई साहब हार गए, कोई आप लोगों को जिता नहीं सकता। और आप लोगों ने ठान लिया जीत गए तो फिर तो मांझी की तरह लगे रहोगे, आप लोग पहाड़ के अंदर से अपना रास्ता बनाकर निकल जाओगे। देखिए, आप लोगों को ना सोच का परसेप्शन समझना पड़ेगा। अभी एक मेल पढ़ रहा था, एक बच्चे के द्वारा लिखा गया कि सर आज की डेट में एक बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। मेरी एक रिलेटिव है, उनके पास में 3 लड़कियां हैं, ठीक है, यानी कि अभी फिलहाल उनको एक और लड़की हो गई है। तो उनकी सासू उनको कोसती रहती है और इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रखी है फैमिली के अंदर में। तो इसकी वजह से मतलब कि माहौल बिल्कुल खराब बना हुआ है। उनको बेटा चाहिए पर लेकिन बेटी है। एक साइड में ये परिवार है, अब एक साइड में आप लोग देखिए महावीर सिंह फोगाट साहब हैं, ठीक है, एक साइड में उनकी लड़कियों को देखिए। अब उन्होंने अपनी लड़कियों को इस लेवल पर ले जाकर रख दिया कि किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके सामने कुछ बोल सके और उन्हें खुद चूज कर सके कि हाँ किससे शादी करनी है, किस तरीके से अपनी लाइफ लीड करनी है। एक साइड में एक इंसान है कि उसकी लड़कियां हैं, वो उसको लेकर रो रहा है। तो यार ये सारा ना सोच का फर्क आप लोगों को नजर आएगा। एक इंसान है जिसको हर चीजें नेगेटिव नजर आती हैं, यार ये क्या चल रहा है सोसाइटी में, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो इंसान ना कभी भी अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव हो ही नहीं पाएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है और आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं तो आप लोग फिर उसको एक्सेप्ट करिए और एंजॉय करिए अपनी लाइफ में। अगर आप लोगों को लगता है गलत हो रहा है और आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं और फिर भी उसके बाद में भी आप लोग उसको चेंज नहीं कर रहे हैं तो फिर तो उसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं रहेगी। सेम चीज आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग लेट उठते हो तो इसकी वजह से आप लोगों का दिन सही से स्टार्ट नहीं होता है। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग जिस तरीके की लाइफ लीड कर रहे हो उससे आप लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग अपना शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसकी वजह से आप लोगों की स्टडी पर इंपैक्ट पड़ रहा है। तो यार अगर ये सारी चीजें आप लोगों को लग रही है और आप लोग फिर भी इनको नहीं सुधार रहे हैं तो इसमें कोई कुछ कर सकता है क्या? करे ये बताइए। आप लोगों ने मान लिया कि ऐसी चल रही है और ऐसी चलती रहेंगे, पर लेकिन अगर आप लोग ठान ले कि नहीं जैसी चल रही है वैसी नहीं चलने दूंगा, इसको आज ही सुधारेंगे भाई साहब, ऐसा कैसे हम छोड़ेंगे थोड़ी ना, इसको आज ही इसको सही करेंगे हम लोग। अगर ये वाला पैटर्न आप लोगों ने पकड़ लिया तो विद इन 2-3 दिन के अंदर सारी चीजें चेंज ना होती नजर आए तो मुझे बता देना। तो ये सारी चीजें मानने के ऊपर और ठानने के ऊपर है। जो चीज आप लोग मान लेते हो वही आप लोगों के सामने आ जाती है और जो ठान लेते हो वही आप लोगों को मिल जाती है। अब आप लोग खुद देख लीजिए यार क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी छोटी सी कि बैकलॉग कैसे कवर करना है। एक बच्चे के द्वारा बोला कि लगभग सर 3 महीने बचे हुए हैं, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं लगभग 1 महीने के अंदर लगभग 1 महीने के अंदर मैं 3 से 4 महीने का करंट अफेयर कवर करूंगा। और सर इससे काफी अच्छे से मैंने अपना पूरे डिटेल में प्लान बना लिया और उसको लेकर चल रहा हूं, तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि मैंने उस दिन वीडियो बनाई, उसने उसी दिन इंप्लीमेंट कर दिया बच्चे ने। अब कुछ ऐसे हैं इसमें जो ये सोच रहे होंगे कि यार अभी रुक जाते हैं, 2-4 दिन और मजा ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या करना है, अभी थोड़ा और चलने दो, आगे दिन निकलने दो, दिन जैसे जैसे निकलेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को और लगेगा यार पढ़ना चाहिए और अंदर सीरियसनेस आएगी, फिर और काम करने का मन करेगा। अब वो वाले लोग हैं दूसरी कैटेगरी है। तीसरे तो वाले तो वो लोग हैं कि 1 महीने पहले उठाना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप लोग बताइए कि सिलेक्शन किसका होगा? तो यार सारी चीजें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप लोग जैसे जैसे इसको लेकर चलते रहते हैं वैसे वैसे लाइफ चलती रहती है। अब आप लोग देख लीजिए आप लोग कैसे चीजों को लेकर चलना है। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, इसके बाद में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन है, बात की जा रही है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। आप लोगों को यह बताना है रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ए बी सी या फिर डी में से सही आंसर आप लोग बताइए। वीडियो के एंड में तो आप लोग को आंसर मिलेगा ही, तब तक आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। देखता हूं कौन कौन सही आंसर बताता है। डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले आज का जो न्यूज़पेपर है उसका ओवरव्यू ले लेंगे, इसके बाद में फिर हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और एडिटोरियल के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन भी रहेगा जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना होता है। देखिए संडे के अंदर मैंने आप लोग को ऐसे दिया था, बहुत सारे बच्चों के द्वारा ऐसे लिखा गया, तो इससे आप लोग एक कंटिन्यूटी बना पाएंगे। ठीक है, सारी चीजें लेकर साथ में चलनी होती है। अगर इस तरीके से चलोगे कि अभी प्रीलिम्स कर लेते हैं फिर मेंस होता रहेगा फिर चीजें चलती रहेंगी तो ऐसे नहीं हुआ करता। ठीक है, आप लोगों को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अच्छा थोड़ा थोड़ा ये कर लेते हैं, ठीक है, जिस तरीके से अपना एक कम से कम एक आंसर भी लिख कर देख लीजिए दिन में। ठीक है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना कि बस एक तरीके की चीजें खाई जा रहे हैं, पूरी बैलेंस डाइट चाहिए ना बॉडी को, बैलेंस स्टडी करनी पड़ेगी इसी तरीके से। ठीक है, G7 की मीटिंग के बारे में बात की जा रही है, उसके ऊपर एक आर्टिकल है वो भी मैं कवर करूंगा। कुछ डिफरेंट पॉइंट है जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। G7 की अभी मीटिंग हुई, ये 47वीं मीटिंग थी, यानी कि 47वीं मीटिंग थी G7 की, जो कि यूके के अंदर हुई। और यहां पर जब से ब्रेग्जिट से यूके बाहर निकला है, यानी कि ब्रेग्जिट यानी कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है, तो तब से लेकर अब यहां पर अपनी पॉलिसीज इंडिपेंडेंट लेकर चला है। ये यूरोपियन यूनियन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो कि 28 मेंबर का ग्रुप था उसमें से ये बाहर निकल गया तो 27 मेंबर वहां पर रह गए। तो अभी यहां पर G7 कंट्री जो है वो यहां पर कई सारे उनके द्वारा प्रोविजन सामने रखे गए हैं।
इसमें मैक्सिमम जो प्रोविजन है वही है कि चाइना को टैकल कैसे करना है, उसका जो आज के डेट में अस्तित्व बढ़ता जा रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके ऊपर फोकस दे रहे हैं। क्योंकि एग्रेशन चाइना की जो पॉलिसी थी उसमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, आसपास वाले देश को भी लपेट लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं है वे। तो इसके चलते यहां पर अभी G7 कंट्री को ये लग रहा है कि हमको ही कुछ करना पड़ेगा, वरना चाइना जो है वो हाथों से निकल जाएगा। चलिए वो तो सही बात है, उनके ऊपर फोकस देने की बात की, पर इसी के बीच में इनके द्वारा कुछ और बातें बोल दी गई जो कि इंडिया के ऊपर भी इंपैक्ट डाल रही है। वो क्या है, हमारी कंट्री में भी यहां पर बोला गया कि हम लोग बात करें ओपन सोसाइटी के बारे में। G7 मीटिंग में गेस्ट कंट्री बुलाएगी। गेस्ट कंट्री कौन थी यहां पर गेस्ट कंट्री के तौर पर इंडिया को बुलाया गया, साउथ कोरिया को बुलाया गया, साउथ अफ्रीका को बुलाया गया। एक और कंट्री कौन सी है वो बताइए, जब एडिटोरियल डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, तब तक देखता हूं किस किस को याद है, आंसर दीजिए, ठीक है। तो हमारी कंट्री में दिक्कत क्या देखने को मिली, तो अगर बात करें ओपन सोसाइटी, यानी कि नॉर्मल तरीके से जो जर्नलिस्ट हैं वो अपना काम कर रहे हैं, इंटरनेट जो है वो शट डाउन नहीं है, सारी चीजें प्रॉपर वे में पब्लिश की जा रही हैं, तो इसका मतलब होता है कि ओपन सोसाइटी, कोई आप लोगों के ऊपर कोई ज्यादा इंटरफेयर नहीं है। आप लोगों की जिंदगी के अंदर में क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, वो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट लाइफ को अपने हिसाब से लीड कर सकते हैं। तो ऐसी एक सोसाइटी को ओपन सोसाइटी कहते हैं। नॉर्मल तरीके से बोलूं तो हमारे संविधान में जब आप लोग जाएंगे पार्ट 30 इसमें फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो ये फंडामेंटल राइट जो है ये आप लोगों को अब एक फ्रीडम देते हैं कि आप लोग अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसी सोसाइटी, एक ओपन सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन G7 कंट्रीज के द्वारा यह बोला गया कि अभी कई सारी कंट्री है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर इंटरनेट शटडाउन देखने को मिलता है। और काफी सारी कंट्री के बारे में अगर सीधा सीधा बोलूं तो पिछले साल अगर आप लोग देखिएगा हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में शटडाउन रहा। पहला सबसे मुद्दा बन गया जम्मू एंड कश्मीर में, आर्टिकल 370 के अंदर चेंज किया गया, तो यहां पर 5 अगस्त 2019 से तो काफी लंबे समय तक वहां पर शटडाउन लगा रहा। दिल्ली और आसाम के अंदर बीच बीच में प्रोटेस्ट हो रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, ये यहां पर 2019-20 में काफी लंबे समय तक शटडाउन रहा। किसानों के जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे थे तो इसकी वजह से शटडाउन रहा। ये तो बात बोलेगी इंडिया के बारे में कि इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शटडाउन रहा, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। एक ऐसी डेमोक्रेसी जो कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है, तो ऐसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में यहां पर अगर शटडाउन लग रहा है तो फिर क्या सही है ये, तो ये हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि एक ऐसी सोसाइटी में शटडाउन नहीं लगना चाहिए, वरना फिर जैसे कि आप लोग बात कर लीजिए, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, इनमें शटडाउन रहे तो समझ में आता है एक बार को कि वहां ज्यादा डेमोक्रेटिक चीजें नहीं है। पर लेकिन हमारी कंट्री में तो सारी चीजें यार प्रॉपर डेमोक्रेटिक है, तो यहां थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो उसके चलते बोला गया। दूसरा अगर बात करें चाइना के अंदर, तो हांगकांग को लेकर जो एग्रेशन देखने को मिला उसकी वजह से यहां पर शटडाउन देखने को मिला। तो आज की डेट में जो डेमोक्रेसीज हैं वो कई सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है। सबसे बड़ी तो डिस इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन जो चीजें हैं, साइबर अटैक आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिजिकली एक तरीके से कई सारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड कई सारी ऐसे इंटरनेट पे ट्रेंड देखने को मिलेंगे। शट डाउन किया जाता है यहाँ पर एक तरीके से काफी लार्ज स्केल पर चीजों को, ह्यूमन राइट का हनन देखने को मिलेगा, टेररिज्म या फिर एक तरीके से एक्सट्रीमिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये डेमोक्रेसीज में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इन चीजों को कैसे टैकल करना है इसके ऊपर भी फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं, बाकी आर्टिकल एडिटोरियल में डिस्कस करूंगा तो डिटेल में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अभी फिलहाल एक एनालिसिस किया गया यहां पर किसके द्वारा, इसको बोलते हैं SIPRI, क्या है इसकी फुल फॉर्म, इसको बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसके द्वारा यहां पर एक एनालिसिस किया जाता है, तो इसके द्वारा ईयर बुक 2020 निकाली गई। जैसे आप लोगों ने इंडियन ईयर बुक पढ़ते हैं, हालांकि जितना बड़ा वो डॉक्यूमेंट होता है नॉर्मली ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें सारी जो चीजें होती है इंडियन ईयर बुक के अंदर वो आप लोगों के सिलेबस में कहीं ना कहीं रिपीट होती रहती है। पॉलिटी का चैप्टर उठाकर अगर आप लोग देखोगे पॉलिटी के अंदर सारी चीजें रिपीट है, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ लोगे तो हिस्ट्री आप लोग कवर हो जाएगी। तो कुछ कुछ पॉइंट है जो आप लोग कवर कर सकते हैं, वरना सारी इंडियन ईयर बुक जो है वो वर्थ इट नहीं है पढ़ना, इतनी मोटी बुक, उसमें से क्वेश्चन जो बनेगा। तो इसके चलते आप लोग नॉर्मली करंट अफेयर भी अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसमें वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने टाइम को कैसे वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी कि आप लोगों को अपने टाइम की कीमत समझनी पड़ेगी, कहां पर कितना इनपुट देने से क्या आउटपुट आता है। अभी यहां पर अगर बात करें सिप्री के द्वारा ये बोला गया कि अभी रिसेंटली चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर पावर है, जो एक तरीके से जत्था इनके पास में, उसकी संख्या अभी बढ़ी है। अगर आप लोगों से पूछे कि वर्ल्ड में किसके पास में न्यूक्लियर आज के डेट में ये न्यूक्लियर हथियार हैं, तो आप लोग याद रखना टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में 9 कंट्री ऐसी हैं जिसमें कौन कौन सी हैं। सबसे टॉप पर तो है USA, फिर है यहां पर रसिया, आप लोगों को फिर देखने को मिलेगा UK, फ्रांस, यहां पर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। तो ये कंट्री ऐसी हैं जहां आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में बोलेंगे कोई न्यूक्लियर पावर कंट्रीज को बोलते हैं, तो ये न्यूक्लियर पावर कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। टोटल मिलाकर
80 के करीब यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे, जिसमें से 90% जो न्यूक्लियर वेपन है वो ओनली 2 कंट्री के पास में है, ये है रसिया और यूएसए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इनके पास में न्यूक्लियर वेपन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में जो न्यूक्लियर वेपन है ये लास्ट ईयर 150 थे, अब बढ़कर 156 हो गए। तो हमारी कंट्री में बढ़े। पाकिस्तान में बात करें तो 160 थे, 165 हो गए। चाइना में बात करें तो यहाँ पर 320 थे, 350 हो गए। तो यानी कि जो बोला गया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन घटने चाहिए, वो घट नहीं रहे, अब बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड स्टडीज जो है लंदन के अंदर में, उसके द्वारा यहाँ पर एक टाइटल के थ्रू एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, न्यूक्लियर डिटरेंस एंड इसी के साथ में स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, यानी कि एक तरीके से जो परसेप्शन एंड रियलिटी। इसके मतलब, इसका कहने का मतलब ये था कि आज की डेट में मैं एक पड़ोस में रहता हूं, जहां पर मैं रहता हूं एक मोहल्ले में, वहां पर मान लीजिए सबके पास में गन है। ठीक है, मेरे पास में गन नहीं है, तो सब क्या करेंगे, एक तरीके से दादागिरी दिखाएंगे, मतलब डरा के चलना, तो वो वाली हरकत आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन पता चला उनके पास में गन है और मेरे पास में तोप आ गई, तो सारे साइड में हो जाएंगे कि तोप यार जरा सी देर में पूरे घर को उड़ा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखिए डिटरेंस क्रिएट हो गया कि उठाकर नजर नहीं देखेंगे कि हाँ ऐसा कुछ है। पर लेकिन ये डिटरेंस कितना काम कर रहा है, क्या ये आप लोग समझ सकते हैं? इसकी वजह से एक होड़ लग जाती है कि अच्छा इसके पास तोप आ गई, अब 2-4 घर और होंगे गांव में ऐसे जिनकी ऐसी हैसियत होगी कि तोप ले सके, तो भी अपने अपने घर में तोप ला कर रख लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये डर तो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, पर लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में गलत जगह अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है, ये तो एक तरीके का वेस्ट हो गया। अगर इस तरीके से आप लोग इसको एजुकेशन में लगा सकते थे, आप लोग इसको हेल्थ में लगा सकते थे, तो जितना पैसा यहां पर खर्च किया जा रहा है और वहां पर काफी सारे लोग भूखे सोते हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, सही से सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए बोला जाता है इन सब चीजों के बारे में कि हम लोग को कम से कम चीजों पर ये इन्वेस्ट करना चाहिए और ज्यादातर शांति बनाकर रखनी चाहिए, ताकि हम लोग अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सकें। तो सिप्री की रिपोर्ट और ये कि यहाँ पर IISS, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक जो स्टडी, इसके बारे में भी याद रखेगा। तो पॉइंट ऐसे हैं, कई बार आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं और इसी के साथ में कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो कंफ्यूजन आना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात की जा रही है राजस्थान के बारे में। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर लोकल न्यूज कैसे कवर की जाए। यार अगर न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो करके चलोगे ना, आप लोग देखते हैं कभी राजस्थान के बारे में न्यूज आ रही है, हाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा गुजरात के बारे में न्यूज आ गई, कहीं बिहार के बारे में आप लोग को न्यूज देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग लोकल, जैसे कि एक तो आप लोग क्या करिए न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं ना, तो अपना जिस भी एरिया से आप लोग बिलोंग करते हैं उसकी न्यूज़ पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लीजिए। ठीक है, बाकी तो यार देखिए सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो हर एक न्यूज़पेपर कवर करता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई छोड़ता है। ठीक है, तो कोई भी न्यूज़पेपर एक दूसरे से कंपटीशन में पीछे नहीं है। आप लोग किसी भी न्यूज़पेपर को उठा लीजिए, आज नहीं तो कल, 1-2 दिन बाद में वो न्यूज कवर होनी है, अगर वो न्यूज इंपॉर्टेंट होगी तो, क्योंकि उनको आप लोगों से ज्यादा पता है, उनको कंपटीशन बना के रखना है, वरना कौन पड़ेगा अगर यहाँ चीजें कवर करना छोड़ देंगे। तो इसलिए आप लोग एक न्यूज़पेपर जो भी सुटेबल लगे उसको पकड़ लीजिए, उसके अलावा और कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपना स्टडी पर्सन फोकस कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि पूरे दिन 8-8 घंटे बैठकर करंट अफेयर पढ़ रहे हो। करंट अफेयर को 2 से 2.5 घंटे दे दोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, मैक्सिमम 3 घंटे, इससे फालतू करंट अफेयर को मत देना। ठीक है, और हाँ अगर आप लोग बैकग्राउंड कवर करके चल रहे हैं तो बात बोल रहा हूं उस टाइम पर ये मैं। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा, बैलेंस पता होना चाहिए यार। अगर आप लोग पूरे दिन में मान लीजिए आप लोग 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 घंटे मान लीजिए आप लोगों ने करंट अफेयर को दिए, 2.5 से 3 घंटे, बाकी के 7 घंटे आप लोग अपने स्टडी पोर्शन को दीजिए, उसमें भी काफी कुछ कवर करने का है। तो एक बैलेंस स्टडी, बैलेंस डाइट बोला ना, वही चीजें फॉलो करनी है आप लोगों को। ठीक है, वैदिक एजुकेशन बोर्ड के बारे में बात की जा रही है, तो किसके द्वारा यहां पर स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है, राजस्थान से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाता है। तो कांग्रेस के द्वारा बोला गया था कि हम लोग अपने मैनिफेस्टो में हम लोगों ने इसके बारे में बोला था, इसलिए हम लोग वैदिक कल्चर और जो योगा है, जो संस्कृत है, उसको आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो इसके चलते हम लोगों के द्वारा यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है, ये बोला गया इनके द्वारा कि आज के दिन में वैदिक कल्चर के बारे में पता होना चाहिए जनता को। बैक टू द वेदास, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आप लोगों को, पढ़िएगा इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के बारे में यहाँ पर ये बातें की जा रही है। तो यहाँ पर ये अभी डायरेक्ट छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा, किसके द्वारा ये बोर्ड स्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। और नॉन यूपीएससी एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और यूपीएससी में भी आप लोगों से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। ठीक है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं वो यहाँ पर गुजरात के अंदर जो एक टेंपल में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो गुजरात में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। देखिए अभी आप लोगों को इलेक्शन की काफी सारी न्यूज आएंगी, तो इनको सबको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद में, जैसे इलेक्शन से पहले एक माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एनालिसिस हो रहा है
किसकी कितनी वोट है, क्या चल रहा है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना अगर आप लोग बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो, ठीक है। आप लोगों को देखिए बेसिकली वही न्यूज़ फॉलो करनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, और एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। जैसे कि पता होना चाहिए ठीक है भैया पंजाब में इलेक्शन होंगे, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होंगे, गुजरात में इलेक्शन होंगे, तो एक आइडिया होना चाहिए। ये नहीं कि बस पता भी नहीं है कि देश में इलेक्शन चल रहे हैं यार, तो इतना तो नहीं होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे यहाँ पर अभी एक जो बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, कई बार यहाँ पर ये ट्रेंडिंग भी करी थी ट्विटर के ऊपर। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर आजकल ट्वीट नहीं कर रहे हो। यार देखो ऐसी चीजें रहती हैं, कई बार ना बिजी इतना हो जाता है शेड्यूल, मैं खोलना भूल जाता हूँ ट्विटर वगैरह। एक बच्चे के द्वारा मैसेज कर रखा था, बोला सर 3 दिन से मैसेज कर रखा है देख तो लो। यार ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि मैं मतलब इनको फिक्स करके बैठा हूँ कि ये डेली यूज ही करनी है, ठीक है। हाँ ये है कि जब मुझे लगता है बीच बीच में टाइम मिलता है तो खोल लेता हूँ उनको। हाँ ये है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल खोलता भी नहीं हूँ। हाँ पर ये है कि पहले जो मुझे काम अपना निपटाना होता है, जो मेरा बेसिक शेड्यूल नहीं है जो सुबह से लेकर मैं फॉलो करता हूँ, जब मेरा बेसिक शेड्यूल मुझे अलाउ करता है तो ही मैं ये चीजें जो है यूज करता हूँ, ठीक है। तो वरना मैं इनको नॉर्मली कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई कई दिन तक मैसेज भी नहीं आते हैं, जैसे कि कोई पोस्ट नहीं आती कोई से सोशल मीडिया हैंडल पर, ठीक है। तो इसका रीजन यही है, अगर मुझे लगता है कि मेरा टाइम अलाउ कर रहा है तो मैं इनको खोल लेता हूं, अगर नहीं अलाउ कर रहा है तो नहीं खोलता हूं। आप लोगों को इनको अपने हिसाब से चलाना है, ना कि आप लोग अपने हिसाब से चलाएं। मोबाइल आप लोगों के पास में एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, ये नहीं कि वो आप लोग को टैकल कर रहा है, आप लोग उसके हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा अब आगे आज खोल के देख लेते हैं। हमेशा मोबाइल को अपने से, मैं तो ये बोलता हूं अगर आप लोग एक कमरे में रहते हैं तो मोबाइल को कोशिश करो कि एक कोने में ले जाके रख दो, किसी एक खिड़की विड़की के पास में, ठीक है। या फिर अगर 2 कमरे हैं वहां पर तो दूसरे कमरे में डाल दो कि हाँ देख लेंगे उठाकर बाद में, ठीक है। या स्विच ऑफ करके डाल दो, बिल्कुल साइलेंट करके डाल दो, फ्लाइट मोड पे डाल दो, जैसे सुटेबल लगे, ताकि डिस्टर्बेंस हो ना। क्योंकि यार देखिए जब आप लोग पढ़ने बैठते हैं ना तो आप लोगों का माइंड जो है एक स्टेबल सिचुएशन में आने में कुछ टाइम लेता है। पता चला कोई फोन आ गया, किसी ने आके डिस्टर्ब कर दिया, फिर से अनस्टेबल हो गया, फिर से स्टेबल जाने में टाइम लगेगा। तो एक होने कहते हैं कि एक माहौल बनाकर पढ़ने में, बेसिकली एक माइंड सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आप लोग इतनी जल्दी जल्दी, वो ऑलरेडी ब्रेक होता रहता है, अगर खुद भी आप लोग ऐसी एक्टिविटी करेंगे, अपने पास में ऐसी चीजें रखेंगे तो फिर चीजें आप लोगों को और दिक्कत में पड़ती नजर आएंगी। अभी बोला गया कि जो जमीन के लैंड है, जो भी अभी राम मंदिर बन रहा है अयोध्या के अंदर, वो 2 करोड़ से लेके 18.5 करोड़ यहां पर हो गए विद इन 5 मिनट, ठीक है। तो यहां पर लैंड के प्राइस ऐसे कैसे बढ़ गए, तो उसमें यहां पर एक उसको बेसिकली चेक करने की बात की जा रही है कि इसमें के अंदर काफी बड़ा स्कैम देखने को मिला यहां पर, ठीक है। तो जो जमीन थी तो उसके प्राइस जो थे काफी ज्यादा बढ़ गए। तो उसी के चलते यहां पर कांग्रेस के द्वारा बोला गया कि इसके अंदर एक चेक होना चाहिए कि आखिर ये चल क्या रहा है और ये कंडीशन क्या बन रही है यहां पर, ठीक है। बाकी दिल्ली के अंदर बैन कर दिए गए जो भी सोप, साबुन वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह जो भी थे, जो कि नए BIS स्टैंडर्ड जो को उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। यानी कि यहां पर बात की जाए तो हमारी कंट्री में जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अगर नहीं ये चीजें, तो फिर देखिए वो काफी नुकसान पहुंचा सकता है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों की बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकता है और इसी के साथ में जो पानी है उसको भी पोल्यूट कर सकता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये स्टेप उठाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जो एक गाइडलाइन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, कि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कोई ऐसा डिटर्जेंट आप लोग यूज करें जो पानी में जाएगा, वो पानी जो है दूषित होगा, उससे उस पानी को आगे चलकर यूज किया जाएगा, मान लीजिए उसको आगे चलकर यूज किया जा रहा है, जैसे कि आसपास वाले एरिया में कोई खेती कर रहा है, वहां पर वो पानी पहुंच गया तो उसके फिर सब्जी वब्जी या जो भी बोया जा रहा है वहां पर वो फिर सब्जी आप लोग खरीदेंगे, फिर से आप लोगों के पास में रिटर्न आ जाएगा। तो ये सारी साइकिल होती है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा जैसी कथनी वैसी, जो होता है कि कथनी और करनी एक इंसान की आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसी कथनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी कथनी, कुछ भी आप लोग बोलिए, कथनी और करनी, क्या बोल रहा हूं मैं मतलब जैसा आदमी जो ने कथनी और करनी में फर्क नजर आता है, यानी कि क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। अगर आप लोग देखिए नॉर्मली एक तरीके से जो आप लोग बोलते हैं ना वही आप लोग के पास में वापस आता है, जो आप लोग करते हैं वही आप लोग के पास में वापस आता है। ये साइकिल है बड़ी प्यारी सी। अगर आप लोग अच्छा करेंगे तो आप लोग के पास में अच्छा वापस आएगा, और अगर बुरा करेंगे तो आप लोग के पास में बुरा वापस आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कथनी और करनी इंसान की अच्छी होनी चाहिए और दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये थी बात आगे बात करिए यहाँ पर दिल्ली के अंदर अभी ये बोला जा रहा है कि कोविड-19 के कई सारे ऐसे केसेस वो वायलेशन हुए अभी केसेस, जैसे कि 7 जून को दिल्ली को ओपन किया गया। अभी लगभग 1400 के करीब पेनल्टी लगाई जा चुकी है जो कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यानी कि लोग जो हैं वो इन चीजों के आदी नहीं है, उनको जरा सी देर में आजादी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि मास्क पहनाकर उनके हाथ में, उनके मुंह पर हेलमेट लगा दिया, हथकड़ी पहना दी उनके हाथों में, इस तरीका फील करने लगते हैं। ये आदतें जो हैं इंसान को बर्बाद करके रख देती हैं। आप लोग सोचिए, आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया में डीएम है और आप लोगों के एरिया में कोविड-19 की जो गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं की जा रही है और नंबर ऑफ केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन को आप लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? तो एथिक्स का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। आप लोगों के एरिया में काफी लार्ज स्केल पर कई सारे वायलेशन हो रहे हैं,
जैसे कि अगर नॉर्मली बात की जाए तो चालान की जो संख्या आप लोगों के एरिया में वो बढ़ गई है काफी ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रोड के जो रूल और रेगुलेशन है लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसको टैकल करने के लिए आप लोग क्या करोगे। तो बहुत सारे ऐसे इस तरीके केस स्टडी आप लोगों के लिए निकाल कर लाई जा सकती है, ठीक है। ये ऐसे केसेस यार न्यूज़पेपर में इतने आते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, और ये तो वो केसेस हैं जो सामने आ जाते हैं। बाकी के ऐसे केस आप लोग देखिए कितने होते होंगे यार जहां पर जो हमारे सामने नहीं आते हैं। यहाँ पर अभी 7 के करीब लोगों को पकड़ा गया जिनके द्वारा गैंग रेप किया गया 4 लड़कियों के साथ में, और ये कौन सी थी, ट्राइबल कम्युनिटी की ये लड़की आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि 14 से लेकर 16 के बीच में थी। तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगाइए किस तरह की कंडीशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तरीके से ये जो पर्टिकुलर जो एरिया की बात की जा रही है, अगरतला की बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, तो यहाँ पर ये अगर फ्री में अगर आप लोग देखिए आज के डेट में जो अगर इंसान एक फ्री की जिंदगी भी नहीं जी सकता, आराम से नहीं रह सकता है, तो फिर क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर सारा चिल्ड्रन के जो चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनके खिलाफ ये एक तरीके से केस बन जाता है। तो पोस्को के अंदर आ गया, एफआईआर दर्ज की गई इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता का ये 376 आप लोगों को देखने को मिलेगा, 120 बी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी धाराएं यहाँ पर लगाई जाती हैं। तो यार मतलब ये जब इस तरह केसेस निकल के आते हैं ना, ये बच्चों के खिलाफ रेप होते हुए नजर आते हैं, ये ना अंदर से झंझोड़ देने वाली बात होती है। हम सोसाइटी में कर क्या रहे हैं, किस तरीके से सोसाइटी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है कि लोग जो है इसको मतलब इंडिया के अंदर पता है कितने सारे रेप होते हैं पूरे दिन में भी अगर आप लोग लगा लीजिए तो दुनिया भर के रेप होते हैं। नहीं तो वह जो सामने आते हैं बाकी का पता भी नहीं है क्या क्या चलता रहता होगा। यार कुछ तो इन चीजों का होना चाहिए सोल्यूशन। आगे बात करें प्रोटेस्ट के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप हमारी कंट्री में जो 8 यूनियन टेरिटरी है तो उनमें से एक लक्षद्वीप आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक होगी एक होगी जम्मू एंड कश्मीर, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया चंडीगढ़, ये हो गया दिल्ली, ये हो गया दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इसको मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। ये हो गया लक्षद्वीप, ये हो गया पुदुचेरी और ये हो गया यहाँ पर अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये जो यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर अभी लक्षद्वीप के बारे में बात की जा रही है, वहां पर कई सारे रूल और रेगुलेशन लाए गए, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चेंज किए गए ताकि उसका डेवलपमेंट किया जा सके। जिस तरीके से सिंगापुर है, ठीक है, मालदीव है, इस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सके और एक टूरिस्ट हब बनाया जा सके। तो इसके चलते इनके द्वारा काफी सारे प्रतिबंध भी लगा दिए गए, तो जिसके चलते जनता जो है वो काफी फ्रस्ट्रेट है, काफी परेशान है। तो ये वाली काफी बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो आज के डेट में यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल साहब, उनको यहाँ से विड्रॉ किया जाए, क्योंकि उनके द्वारा जो भी स्टेप यहाँ पर उठाए गए हैं वो जनता को काफी रिग्रेस लग रहे हैं। इवन यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक लड़की है जिसका नाम है आयशा सुल्ताना, ठीक है। तो आयशा सुल्ताना के ऊपर अभी देशद्रोह का चार्ज लगा हुआ है, तो हाई कोर्ट चलेगी। देशद्रोह का चार्ज लगा हुआ है उसके ऊपर, क्यों? क्योंकि उनके द्वारा यहां पर बोला गया कोरोना को यहां पर एक तरीके से उन्हीं के वार वेपन की तरीके से एक तरीके से यूज किया जा रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक तरीके से कुछ ऐसे शब्द यूज कर देना। वैसे ही कोरोना को लेकर काफी सारी बातें चल रही हैं, ठीक है, कि कोरोना को एक वेपन की तरीके से यूज किया गया, तो इनके खिलाफ देशद्रोह का चार्ज लग गया, तो जिसके चलते और ज्यादा कंट्रोवर्सी यहां पर क्रिएट हो गई। तो यानी कि उन्हें कहते हैं कि एक आग में घी डालने वाली बात हो गई। तो अभी फिलहाल और ज्यादा न्यूज में चीजें आ गई हैं, तो यहां पर किस तरीके से एक शांति बनाकर रखी जा सकती है और कैसे चीजों को नॉर्मल आगे लेकर चला जा सकता है वो देखने वाली बात होगी। अगर यूनियन टेरिटरी के बारे में आप लोगों से कोई पूछे हमारी कंट्री में यूनियन टेरिटरी बनाना क्यों स्टार्ट किया गया, तो 1956 में जब रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा था स्टेट्स का, तो देखिए मान लीजिए कोई पर्टिकुलर राज्य है, ठीक है, उस राज्य में मान लीजिए एक राज्य है, उस राज्य में कुछ जनता ऐसी है जो बिल्कुल अलग थलग अपने तरीके से रहती है, या तो इकोनॉमिकली या कल्चरली या फिर ज्योग्राफिकल एरिया से वो बिल्कुल सेपरेट है, वो यानी कि जिस एरिया में रह रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो उस टाइम पर ये बोला गया चलो यार इसको अलग से यूनियन की टेरिटरी बना देते हैं, बाकी का राज्य हो गया अलग और बाकी की एक यूनियन टेरिटरी निकाल दी। तो इस तरीके से यहाँ पर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ला दिया और इसको यूनियन गवर्नमेंट टैकल करके चलती है। तो जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 1956 का, तब से यहाँ पर ये काफी सारी ऐसी टेरिटरी हमारी कंट्री में बनानी स्टार्ट की गई, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था राजस्थान में कुछ दिनों पहले, अभी कर्नाटक के द्वारा भी यहाँ पर एक अच्छी खासा स्टेप उठाया जा रहा है। कोविड-19 विक्टिम की फैमिली को 1 लाख रुपए जो कि बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। बीएस येदियुरप्पा साहब जो कि चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। आगे अगर बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है गालवान वैली, इसके ऊपर अभी आप लोगों से एक आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा एडिटोरियल, उसका अभी भी क्वेश्चन नहीं मिला है। अभी भी वहां पर ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिल रही है चाइना के द्वारा बीच बीच में, तो आखिर चल क्या रहा है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी रहेगा। तो वहां पर कई सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, कई सारी चीज समझेंगे भी। बाकी यहाँ पर बात करें नेटो जो है जिसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ब्रसेल्स में अभी यहाँ पर पहुंचे कौन है, आप बेल्जियम के अंदर में कौन पहुंचे, जो बाइडन अभी G7 की मीटिंग अभी अटेम्प्ट कर रहे थे, तो वो कंप्लीट होने के बाद में नेटो की जो मीटिंग के लिए यहाँ पर मिलने पहुंच गए यहाँ पर ये। तो इनका बेसिक फंडा अभी जो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो हरकतें की गई थी उसको 180 डिग्री शिफ्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्या किया गया था
उनके द्वारा ये हरकत की गई थी कि अपनी कंट्री के ऊपर फोकस करना है, दूसरी कंट्री को बिल्कुल एक तरीके से छोड़ देना है। कोई बाहर का अगर लोग अपनी कंट्री में आ रहा है तो एक तरीके से उनके खिलाफ देखने को मिला था कि जीनोफोबिया, कि हाँ बाहर के लोगों से डर, वो हरकतें देखने को मिल रही थी। पर लेकिन ये ग्लोबल लीडर की तरीके से काम कर रहे हैं जो बाइडेन अभी यहाँ पर, ठीक है, जैसे बराक ओबामा काम किया करते थे। तो काफी कुछ चेंज नजर आएगा, इसके बारे में मैं आप लोगों से एक एडिटोरियल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर जो यहाँ पर नेतन्याहू है, ठीक है, तो जो बेसिकली बेंजामिन नेतन्याहू है यहाँ पर, तो बीबी, तो यहाँ पर अभी इनका टाइम जो है वो ओवर हो गया है, क्योंकि कई सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर इकट्ठा होकर एक साथ में आ गई हैं। तो 12 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो इनका निकल लिया। अभी सोचने वाली बात यहाँ पर यह कि क्या इंडिया के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नेतन्याहू जो है काफी अच्छे से इंडिया को सपोर्ट करते थे, हर एक लेवल पर, भले ही इंडिया सपोर्ट करे या ना करे, ये सपोर्ट जरूर करते थे। तो वो कंडीशन देखने को मिलती थी। तो इसके चलते अभी हमारी कंट्री की और इजराइल के रिलेशन कैसे रहने वाला है वो भी देखने वाले होंगे, क्योंकि अभी फिलहाल अपनी ही कंट्री के अंदर काफी ज्यादा जद्दोजहद रहेगी। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी रहती है कि कई सारी कोalition साथ में आ जाती है, तो फिर बाहर की दुनिया पे ज्यादा इंटरनल अपने आप को संभालने में ज्यादा रह जाते हैं। अभी 4 साल इनके कैसे गुजरेंगे वो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अब टिक पाते हैं 4 सालों तक नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे समझेंगे यहाँ पर, आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे एडिटोरियल इसके ऊपर। आइए अब आज के एडिटोरियल देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल में क्या क्या डिस्कस करना है। ये वाला जो एडिटोरियल है G7 कंट्री के बारे में बात करेगा, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या बातें हैं। इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे कई सारी बातें, प्रेजेंट टाइम पे क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, तो उसको भी समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। तो ये भी एक आर्टिकल आप लोगों को एक अच्छा खासा ओवरव्यू देकर यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है। ये साइड वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली बात कर रहा है अभी फ्रेंच ओपन के बारे में। फ्रेंच ओपन जो है किसके द्वारा जीता गया यहाँ पर, ये नोवाक जोकोविच के द्वारा यहाँ पर ये फ्रेंच ओपन जीता गया। इस फ्रेंच ओपन को जीतने के बाद में ये टोटल मिलाकर अगर बात करें तो 19 ये ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ग्रैंड स्लैम क्या है आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पर, तो टोटल मिलाकर ये टेनिस की टूर्नामेंट के सबसे बड़े आप लोग गेम बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये फ्रेंच ओपन हो गया, ये हो गया लंदन के अंदर विंबलडन ओपन, ये यूएसए ओपन हो गया। तो ये 4 देशों के अंदर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो कहाँ पर होता है, यूएसए के अंदर होता है, ठीक है, यूके के अंदर होता है, फ्रांस के अंदर होता है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है। आप लोग ये बताइए सबसे पहला कौन सा होता है और सबसे बाद में कौन सा होता है, ठीक है, इनको सीरियल में लगाइए। आप लोगों को अगर देखने को मिलेगा यहाँ पर भी फिलहाल अगर बात करें इसके बारे में, तो नोवाक जोकोविच यहाँ पर 19 टाइटल यहाँ पर जीते हुए हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इनके द्वारा देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता गया है यहाँ पर 2021 में, और फ्रेंच ओपन भी जीता गया है। फ्रेंच ओपन के जो बादशाह बोले जाते हैं उनको बोले जाते हैं राफेल नडाल को। राफेल नडाल फ्रेंच ओपन देखिए यहाँ पर 2005 में जीते, 6 में जीते, 7 में जीते, 8 में जीते, 9 में रह गए, 10 में जीते, 11 में जीते, 12 में जीते, 13 में जीते, 14 में जीते, 15, 16 रह गए, 17 में जीते, 18 में जीते, 19 में जीते, 20 में जीते और 21 रह गया। तो यानी कि मैक्सिमम इनके द्वारा फ्रेंच ओपन जीते हैं, इसीलिए इनको क्ले कोर्ट के बादशाह भी बोला जाता है। क्ले कोर्ट जो नॉर्मली ये टूर्नामेंट जो है वो क्ले कोर्ट पर खेली जाती है, जो फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर 3 तरीके के कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्ले कोर्ट रहता है, हार्ड कोर्ट रहता है और ग्रास कोर्ट रहता है। तो सबसे स्लो जो गेंद आती है वो क्ले कोर्ट पर आती है, सबसे फास्ट जो आती है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो ग्रास कोर्ट पर आती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंच ओपन जो होता है ये होता है किस कैसे कोर्ट पर, ये होता है क्ले कोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो विंबलडन ग्रीन के ऊपर होता है। बाकी के बताइए आप लोग कहां पर कौन सा होता है, ठीक है, शायद विंबलडन ग्रीन पर ही होता है ना, आई थिंक। तो आप लोग बताइए बाकी कौन कौन सा कहां पर होता है, इसको एक बार जाकर चेक कर लेना, ठीक है। बाकी और मैं बातें आप लोग कुछ बता देता हूं। यहाँ पर टोटल मिलाकर अब तक 20 जीते जा चुके हैं ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल के द्वारा। रोजर फेडरर जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मुझे लगते हैं, मतलब पर्सनली फेवरेट लगते हैं काफी। इसी तरीके से जैसे कि फुटबॉल के अंदर अगर आप लोग जाओगे रोनाल्डिनो, ठीक है, तो ये रोनाल्डो, इसी तरीके से यहाँ पर फेडरर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और क्रिकेट के अंदर तो अपने तेंदुलकर साहब ही हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो इनके द्वारा भी टोटल 20 यहाँ पर ग्रैंड स्लैम अब तक जीते गए हैं। तो ये एक तरीके से जो आप लोग बात कर सकते हैं कि टेनिस की दुनिया के बादशाह हैं ये तीनों, अगर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में बताया गया कि फ्रेंच ओपन अभी यहाँ पर ये जीतकर आए हैं, तो उसी के बारे में एक एनालिसिस किया जा रहा है। तो हल्का फुल्का सा तो कम से कम आइडिया आप लोगों को होना भी चाहिए, यानी कि बिल्कुल ही नहीं पता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर ये साइड वाला जो आर्टिकल है सत्यजीत रे साहब के बारे में बात कर रहा है। तो सत्यजीत रे एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो फिल्म जगत से रिलेटेड थे यहाँ पर ये, तो उनकी महानताएं, उनकी चीजों के बारे में यहाँ पर बातें बताई जा रही है। तो पर्सन स्पेसिफिक चीजों में अगर आप लोगों से पूछा जा सकता है इनकी कुछ चीजों के बारे में, तो एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। काफी हमारी कंट्री को वो नहीं कहते कि इंटरनेशनल जगत पर जो एक पटल पर रखा गया, तो सत्यजीत रे साहब के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले उसमें किया गया। तो उन्हीं के बारे में बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है।
अगर यहां पर साइड वाला ये आर्टिकल आप लोग देखेंगे, इसमें जो बात की जा रही है जेब में से जो खर्चा हो रहा है आजकल में कोविड-19 के चलते, हेल्थ के ऊपर जो खर्चा करना चाहिए वो ज्यादा हो रहा है, यानी कि लोग जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं, तो खाना खाने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं लोगों के पास में। अभी हमारी कंट्री में जो मेडिसिन की जो पॉलिसी लेकर आएगी उसमें क्या देखने को मिला आप लोगों को, ये बोला गया कि 75% जो मेडिसिन है वो खरीदेगी गवर्नमेंट, 25% खरीदेगा प्राइवेट। ठीक है, तो यहां पर जो 75% गवर्नमेंट खरीदेगी वो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके चलते स्टेट गवर्नमेंट फिर जनता को प्रोवाइड कराएगी फ्री वैक्सीन, यहां पर ये बात बोलेगी। पर लेकिन जो 25% बोला गया तो इसका मतलब ये है कि टोटल अगर 100 दवाई है, ठीक है, और 100 लोगों को देनी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 25 लोगों को दवाई जो है वो यहां से खरीदनी पड़ेगी। क्या 25% पॉपुलेशन ऐसी है हमारे देश में जो अपने आप अफोर्डेबल दवाई खरीद सकती है, या फिर आप लोग यहां पर एक तरीके से इनको प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ रहे हैं? तो ये यहां पर बात बोली जा रही है, यानी कहने का मतलब यहां पर ये है, क्या देश की 25% आजादी जो आबादी जो है वो यहां पर अपने आप दवाइयां खरीद सकती है? तो ये क्वेश्चन इनके द्वारा बोला गया, क्योंकि हमारी कंट्री में 25% दवाई बोला गया प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा, तो इसका मतलब 25% नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो पॉपुलेशन जो है प्राइवेट सेक्टर कवर करने वाला है, तो उसको यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। हेल्थ अगर आप लोग बात करिए हमारे कंट्री में, जब 7वें शेड्यूल के अंदर जाएंगे संविधान के अंदर में, तो 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट पहली होगी, स्टेट लिस्ट दूसरी और कॉन्करेंट लिस्ट तीसरी। तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है हेल्थ का सब्जेक्ट, तो यहां पर इसीलिए सेंटर खरीदकर स्टेट को दे रहा है और स्टेट को बोल रहा है कि आप लोग इसको इंप्लीमेंट कीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर देखेगा। पर लेकिन सबसे ज्यादा अभी अगर आप लोग देखिए, ये एक तरीके से काफी रिग्रेसिव चीजें देखने को मिल रही है और इनइक्वालिटी भी हमारे देश में बढ़ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जॉब जा चुकी है, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में कमाने वाला इंसान जा चुका है, तो ये कई सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी। तो 25% बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, जो कि हेल्थ के मामले में अगर बात करें तो ये यहां पर कम से कम हमको फोकस देकर चलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना कि यहां पर जो बेसिकली ये प्राइवेट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें यहां पर की जा रही है। ये वाला आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर बेसिकली हमारी कंट्री में कुछ चीजें हैं ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है, समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, कार्टून क्या है समझेंगे, डेटा पॉइंट भी यहां पर देखेंगे। ये वाला आर्टिकल क्या बता रहा है इसको मैं अभी बताता हूं आप लोगों को। बेसिकली हमारी कंट्री में भी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये बोला गया कि जो कई सारी फाइल्स हैं पुराने टाइम की, जैसे कि अगर बात की जाए तो आप लोगों को पता है कि 1984 में जो भी पंजाब के अंदर हुआ उसके बारे में बात की जाए, 1962 की वॉर होगी या फिर जो भी वॉर हुई हमारी कंट्री में, तो उनके डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई किया जाएगा। डीक्लासिफाई नॉर्मली टाइम टू टाइम गवर्नमेंट करती रहती है, तो 25 साल बाद लगभग एक टाइम ड्यूरेशन रखा जाता है कि कोई भी बात आप लोग बता सकते हो, उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसको जनता के सामने रख सकते हो, उसका एक एनालिसिस किया जाए, उसको समझा जाए कहां सही क्या गलती हुई, वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। पर लेकिन रियलिटी में हमारी कंट्री में जो डीक्लासिफिकेशन है वो एक उस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से हमारी कंट्री में एक यूएसए में जैसे होता है। ठीक है, वियतनाम की वॉर हुई थी, तो वियतनाम के अंदर जो चीजों को डीक्लासिफाई किया गया तो एक काफी खतरनाक लेवल की वॉर थी, तो वहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिली। हमारी कंट्री में डीक्लासिफिकेशन जो है वो एक पैटर्न में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। एक तो बहुत कम डीक्लासिफिकेशन हमारी कंट्री में किया था। हमारी कंट्री की जनता को यह मानता है कि थोड़ी सी उन्हें इमोशनल है, पता नहीं किस तरीके चीजों को ले जाए, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी अलग तरीके से उसको देखा जाता है। तो 25 साल नॉर्मली सजेशन रहता है कि आप लोग डीक्लासिफाई कर सकते हैं, पर लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज तक डीक्लासिफाई नहीं की गई है। कुछ चीजें डीक्लासिफाई की जा रही है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड कुछ फाइल थी, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डीक्लासिफाई की गई। आप लोग उनको पढ़ सकते हैं, जाकर उनके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, कुछ लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं उनसे रिलेटेड। तो कम से कम जिस देश में रह रहे हैं जनता को पता होना चाहिए, जनता का कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्या है हमारी हिस्ट्री, क्योंकि अगर हिस्ट्री उनको नहीं पता होगी तो कैसे आप लोग आगे चीजों को समझेंगे। तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम लोग रिलेक्टेंट रहेंगे कि हाँ यार ये पता चल गया तो क्या होगा, अपनी जनता को उस काबिल बनाइए, तो कि हाँ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों की जनता उस कैपेबल है कि हाँ चीजों को समझ सके कि हाँ उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी थी, अब की टाइम पर ऐसी सिचुएशन नहीं है, अब के टाइम पे उसके साथ में कोरिलेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो उतना आप लोग जनता को बता ही नहीं रहे हो, छिपाई जा रही हो, तो वही बात होगी। छोटा सा बच्चा है, उसको आप लोग इतना प्रोटेक्टिव कर रहे हो, इतना प्रोटेक्टिव कर रहे हो कि जिस दिन पहली बार हॉस्टल में गया उसको ऐसा लगा कि यार वो तो पता नहीं कहां फंस गया आगे। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज बेटा, कपड़े धुलना, कपड़े पहनाना, खाना बेड पर पहुंचाना, सारी चीजें माँ बाप कर रहे हैं, बिल्कुल उसको राजाओं वाली जिंदगी दे रहे हैं। अब हॉस्टल में तो राजाओं वाली जिंदगी मिलने वाली नहीं है, वहां पर तो बिल्कुल वो नहीं कहते, हॉस्टल में तो बिल्कुल वो एक तरीके से कुत्तागिरी चलती है, कोई घर से कुछ लेकर आ गया और छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो लेकर आया उसको मिलेगा नहीं, वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, खासकर बॉयज हॉस्टल की अगर बात करो
बहुत मतलब गजब चीज़ें देखने को मिलती है। एक काफ़ी एक बेहतरीन लाइफ भी आप लोग उसको बोल सकते हैं जो उसको एंजॉय करता है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली हॉस्टल की लाइफ जो होती है काफ़ी शानदार होती है, एक काफ़ी इंडिपेंडेंट लाइफ आप लोग उसको एंजॉय करते हैं। पर हाँ वो भी है कि आप लोगों को एक तरीके से बैलेंस उसके उसमें पता होना चाहिए। पता चला एंजॉयमेंट में चला गया, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहे हैं, दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के उसी में लगे हुए हैं, तो एक बैलेंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये देखिए इंटरटेन करिए अपने आप को 1-2 साल, उसके बाद में छोड़ दीजिए। मैंने ऐसे ही किया था, बाद में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगने लगा था चीज़ें वरना आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएंगी। तो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे से एंजॉय भी करनी चाहिए। तो ये बातें बोली जा रही, जब तक आप लोग बच्चे को तैयार नहीं करोगे उस चीज़ के लिए तो कैसे चीज़ों को समझेगा चलेगा। तो आप लोग अपनी जनता को भी तैयार कीजिए उसके लिए। तो ये बातें बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग बात करिए, अभी आप लोग को पता है यहाँ पर ये कौन है, योगी जी हैं। ये मिलने आए सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पर किससे, प्राइम मिनिस्टर से और जो होम मिनिस्टर से। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये चीज़ें कार्टून बनाया गया है। तो 40 से 50 शब्द इस कार्टून में आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि हमारा एक तरीके से नहीं, वो एक तरीके से जो मिलके काम करने वाली बात है, क्योंकि अभी पता है कि यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं। तो उसी के चलते एक अलग ही तरीका रंग ढंग आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा क्या क्या बातें की जा रही हैं, ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है आज की डेट में जो इंडिया के और चाइना के रिलेशन को लेकर। तो बोला गया कि पास्ट ईयर में अगर आप लोग देखिए काफ़ी ज़्यादा ऑल्टर यानी कि एक तरीके चेंज हुआ है इंडिया की जो थिंकिंग है चाइना को लेकर। पहले लगता था यार चाइना कोई नहीं, ठीक है हमारा पड़ोसी देश है, चले सही है, हम लोगों के साथ में हालांकि उल्टी सीधी हरकतें पहले भी करता रहा, पर लेकिन हम लोग इग्नोर करते रहे, ठीक है चलो कोई नहीं, बदतमीज है, चलो थोड़ी बहुत ही बदतमीजी सहली जाती है, पर लेकिन हद से पार हो गई। तो अभी रिलेशन जो है क्रॉस रोड पर आकर खड़े हो गए हैं। क्रॉस रोड मतलब एक तरीके चौराहा आप लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ से किधर जाना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। और फिलहाल काफी एक ऐसे ही मुद्दे पर हम लोग खड़े हुए हैं आकर, क्योंकि अभी चाइना की जो हरकतें चल रही हैं उसका कोई और थोर नहीं रह गया है। कभी जाकर कुछ हरकतें कर देता है, कभी आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया को एक तरीके से कभी नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, कभी जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, उस पर्टिकुलर नॉर्थ वाले एरिया में, कभी यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से जाके हरकतें कर दी, कभी इंटरनल अफेयर के ऊपर कोई कमेंट कर दिया। तो आज की डेट में दोनों जो है आमने सामने आकर खड़े हो गए थे, काफी लंबे समय से झड़प चल रही है। तो उसी के मुद्दे को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों से बात करूं, इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट कहां कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो ये नॉर्मल जो एरिया है ये वेस्टर्न सेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि ये लद्दाख वाले एरिया में आप लोगों को नजर आएगा। ये नॉर्थ वाले एरिया में एक सेंट्रल सेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वाला पोर्शन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ये सेंट्रल सेक्टर हो गया। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग बढ़िए ये सिक्किम और भूटान वाला एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, इसको यहाँ पर ईस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पर भूटान को एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो टोटल मिलाकर सबसे बड़ा जो क्लेम कहता है चाइना के द्वारा 1325 किलोमीटर बोला जाता है ये मेरा एरिया है, यानी कि वो पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना एरिया बोलते हैं। और इंडिया और चाइना के बीच में जो यहाँ पर लाइन है उसको मैकमोहन लाइन बोला जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो लाइन है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में इसको आप लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊंगा, बेसिकली पहले आप लोग इसको समझिए। तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर भी आप लोगों को यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ा एरिया क्लेम किया जाता है चाइना के द्वारा ये वाला, ठीक है, जो कि ईस्टर्न सेक्टर जिसको बोलते हैं। दूसरे नंबर पर वेस्टर्न सेक्टर जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्साई चीन वाला, जो कि इनके कंट्रोल में है। और एक यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर लगभग 545 का है, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए। तो सबसे बड़ा जो एरिया यहाँ पर ये वेस्टर्न सेक्टर का, यहाँ पर ये कितना हो गया लगभग आप लोग एक सेकेंड, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया 1570। तो सबसे बड़ा ये हो गया, मैं ये बोल रहा था क्या बड़ा ये वाला, ठीक है लिखा हुआ भी है यार, 1570 वाला ये वाला हो गया, दूसरे नंबर पर ये वाला हो गया, तीसरे नंबर पर ये वाला हो गया। तो चाइना के द्वारा ये डिस्प्यूटेड एरिया माने जाते हैं, चाइना के द्वारा क्लेम किए जाते हैं कि ये हमारे एरिया है। तो चाइना कई बार ऐसी हरकतें भी करता है, जैसे भूटान के साथ में 2 एरिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया, बोला कि ठीक है एक एरिया छोड़ देता हूं, दूसरा मुझे दे दे, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी बदतमीजी भी चाइना करता है नॉर्मल तरीके से अगर देखा है। अभी क्या बातें की जा रही है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए चाइना जो है वो आज की डेट में एक डिफरेंट लीग पर चल रहा है। कुछ दिनों पहले जब तक यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप थे तब तक तो इंडिया के साथ में लगा था, क्योंकि पता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक अलग ही रवैये के आदमी है। अभी यहाँ पर यूएसए के साथ में लग गया, क्योंकि यूएसए ने पूरा उसका जो ध्यान है वो अपनी ओर खींच लिया है, ठीक है। उन्हीं के मेरे वो कौन सा गाना है कि मेरा क्या था यार, एकदम माइंड से निकल गया एक सेकेंड, था नहीं वो कुछ करके कि तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, वो कुछ ऐसा करके गाना नहीं था। तो वही वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप वो जो बाइडेन बोल रहे हैं कि हम इधर है, तुम किधर ध्यान दे रहे हो, हमारे साइड में आकर ध्यान दो ना।
तो वही बातें यहाँ पर बोलेगी बेसिकली। अभी हम लोग अगर बात करें तो यूएसए और चाइना के बीच में काफी बड़ी झड़प टाइप में चीजें चल रही हैं, एक दूसरे को टैकल करने की कोशिश पूरी की जा रही है। जैसे कोल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, यानी कि रशिया के बीच में और यूएसए के बीच में हुआ करता था, अभी वही चीजें चाइना के और यहाँ पर यूएसए के बीच में देखने को मिल रही है। इंडिया और चाइना के जो रिलेशन थे वो यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 में 70 साल पूरे हो गए, और उसी साल में जब 70 साल पूरे हुए, यहाँ पर जून के यानी कि अप्रैल के लगभग 2-3 महीने बाद में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर 1975 के बाद में पहली बार यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में झड़प हुई, जिसमें सोल्जर की जान चली गई। तो 20 के करीब सोल्जर हमारी की साइड से जिनकी जान गई, इस पर्टिकुलर एरिया में हमारे सोल्जर शहीद हुए, और यहाँ पर चाइना के 4 सोल्जर की जान गई। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि चाइना के द्वारा डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया था, ये एक अलग बात है कि चाइना के द्वारा सारी चीजें छिपाई गई थी। हमारी कंट्री के द्वारा हमारे जो सोल्जर की जो शहादत थी उसको रिकॉग्नाइज किया गया, और उस तरीके से गैलेंट्री अवार्ड भी यहाँ पर एक तरीके से दिए गए दोनों कंट्री की साइड से। पर लेकिन अभी भी यहाँ तक इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बोला जाता है कि कोई भी गोली यहाँ पर नहीं चली, जो भी मारा गया वहां पर जो तार वार थे लकड़ी के ऊपर बांधकर, उनको जो भी चीजें देखने को मिली, बहुत ही बुरी कंडीशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अब तक 1975 से लेकर पहली बार जब 70 साल पूरे हो गए हमारे रिलेशन के, तब जाकर ऐसी झड़प इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिली, जो कि कहीं ना कहीं एक सोचने वाली यहाँ पर मुद्दा था। चीजें कहां पर ये चीजें देखने को मिली, ये सारी जो थी यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, तो गालवान वैली आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये चीजें देखने को मिली। पोंग यहाँ पर एक है, यहाँ पर पोंगैंग सो जो लेक है यहाँ पर, ये भी काफी ज्यादा यहाँ पर दिक्कत में है। इंडिया और चाइना काफी लंबे समय से यहाँ पर भी आमने सामने खड़े रहे। तो फिलहाल के टाइम पर अभी ये जो लद्दाख के अंदर जो भी क्राइसिस देखने को मिले, ठीक है, तो उसमें हम लोग को ये समझ में आ गया कि चाइना को टैकल करना पड़ेगा। चाइना अपनी हरकतों से बाहर जा रहा है, क्योंकि एक नॉर्मल तरीके से रहने वाला इंसान अगर उल्टी सीधी हरकतें करने लगे तो इसका मतलब यह है कि उसके माइंड में कोई तीसरी स्टडी चल रही है। तो इंडिया के द्वारा भी कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एक रिलुक लिया गया एक्सटर्नल पार्टनरशिप के साथ में, यूएसए के साथ में। हम लोग जाकर क्वाड के साथ में मिलना स्टार्ट हो गए, क्वाड के साथ में मिलना स्टार्ट हो गए, जिसमें इंडिया और इसी के साथ में जो आप लोगों को देखने को मिलेगा जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो 4 कंट्री ऐसी हैं जिनके द्वारा अब चाइना को टैकल करने की कोशिश की गई। तो चाइना को लगा भी कि हाँ अभी यार थोड़ा सुधरना पड़ेगा, तो कुछ चीजें चाइना की चेंज भी हुई, कहीं ना कहीं प्रेशर तो माना। अभी G7 कंट्री में पूरा प्रेशर चाइना के ऊपर बनाया गया है, अभी आप लोगों को बताऊंगा अभी आर्टिकल के अंदर। तो चाइना जो है वो एक काफी बड़ा एक देश है, हमारा पड़ोसी है, पर लेकिन हम लोग एक तरीके से ऐसा भी नहीं कर सकते कि इसको कंप्लीटली इग्नोर किया जाए, क्योंकि फिलहाल जो है हमको अपने आप को थोड़ा सा अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के पास में अच्छी खासी फोर्स आज के डेट में हो चुकी है। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ से भी ये यूएसए को टक्कर दे रहा है शानदार तरीके से। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे जो जनरल बिपिन रावत साहब के द्वारा ये बातें बोली गई थी। वो बोला गया कि ऑब्वियसली है कि इंडिया को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा जब पड़ोसी देश ऐसा हो, ऐसी हरकतें करने वाला हो। तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, क्वाड का पार्ट हम लोग बन गए। क्वाड को एक तरीके से यहाँ पर चाइना को टैकल करने का एक ग्रुप बना जा रहा है। तो बेसिक पर्पज हमारा क्या था, ताकि ये डिफिकल्ट जो है उसको बैलेंस करना था, पर लेकिन फिर भी बैलेंस तो करना पड़ेगा चाइना को। तो इसके चलते हम लोगों ने यहाँ पर क्वाड को ज्वाइन कर लिया। पर लेकिन क्वाड को ज्वाइन तो कर लिया, पर ऐसा भी नहीं कि चाइना के बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट में हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि चाइना के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। जैसे मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, दवाइयां वगैरह होगी, चाइना से काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में सप्लाई की जाती है। तो कल को अगर चाइना सारी चीजें बंद कर दे तो हमारी कंट्री में मेडिकल सेक्टर के अंदर त्राहिमाम मच सकता है, इतना ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। अभी हम लोगों के द्वारा यहाँ पर एक तरीके से हेल्प लेने से मना किया गया, जब शी जिनपिंग के द्वारा यहाँ पर ऑफर किया गया सपोर्ट असिस्टेंट, तो इंडिया ने मना कर दिया कि हम लोग आपका असिस्टेंट नहीं चाहिए, हाँ हम लोग पैसे देंगे, अगर आप लोग कुछ बेचना है तो हम लोग को जरूर दीजिए, ठीक है। यानी कि एक तरीके से एक तो होता है फ्री में चीजें लेना। तो अगर चाइना से मान लीजिए हम लोगों ने फ्री में चीजें ले ली, तो चाइना बोलेगा हाँ इंडिया को हम लोगों ने खैरात दी थी और इंडिया की औकात नहीं है कि हमसे चीजें खरीद सके, ठीक है। तो एक तरीके से बेइज्जती करेगा। तो एक तरीके से अगर बात की जाए तो पैसे देकर चीजें लेने में क्या रहता है, हम लोगों ने पैसे दी और चीजें ली। मान लीजिए कोई ये फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, फ्री में देकर कहीं पर भी बेइज्जती कर सकते हैं। अच्छा इंडिया उसको तो फ्री में दी थी दवाई, तब जाकर उसके वहां ना कोरोना वायरस खत्म हुआ था। पर लेकिन अगर हम लोग पैसे में देकर यहाँ से सामान खरीदे तो कल को इसकी हिम्मत नहीं है कि हमने तेरे मुंह पर ना पैसे मार रखे हैं, ठीक है। तो औकात नहीं है तुम्हारी इस तरह की बातें इंडिया के लिए करने की। तो वो वाली चीजें हैं। तो फ्री में जो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से एहसान हो जाता है देश के ऊपर, और वो फिर ऐसी सोचने वाली बात हो जाती है कि हाँ यार इसके एहसान के तले हम लोग दबे हुए हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अगर ये इस तरह की चीजें आती हैं तो फिर एक नहीं सेल्फ रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं दांव पर लग जाती है। तो इसीलिए यहां पर इंडिया ने फ्री में लेने से मना कर दिया और इसको हम लोगों ने पैसे दिए, हम लोगों ने फ्री में नहीं लिया। तो ग्रांट जो था हम लोगों ने वहां पर नहीं लिया। हम लोगों ने बोला कि आप लोग क्या कीजिए, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आप लोग वीजा दीजिए, ठीक है। जो बिजनेस पर्सन है उनको आप लोग एक तरीके से अलाउ कीजिए। यानी एक तरीके से जो नॉर्मल तरीके से जो लेवल के लोग होते हैं ना उस तरीके से बातें करते हैं, ठीक है। आप लोग सामान बेचे हम खरीदेंगे, ऐसा नहीं कि आप फ्री में दीजिए, वो वाली चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आगे चले यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर अगर बात चले यहाँ पर इसके बारे में, तो अभी फिलहाल अगर कुछ टाइम से आप लोग देखिएगा
तो अभी यहाँ पर जो डिप्लोमेसी है इंडिया और चाइना की काफी लंबे समय से एक चीजों को मैनेज कर पाए कि हम लोग फुल फ्लेज्ड एक वॉर में नहीं गए, मिलिट्री क्राइसिस में नहीं गए। तो ये हमारी चीज देखने को मिले, पर फिर भी चाइना का जो एग्रेशन था वो बढ़ बढ़कर बार बार सामने आ रहा था, जिसके चलते नॉर्मल भी रिलेशन नहीं रहे, यानी कि लड़ाई नहीं लगी तो रुके भी नहीं, इस तरीका माहौल यहाँ पर चलता हुआ नजर आया। दिल्ली के बारे में बात करें आज के डेट में, साइमल्टेनियसली आप लोगों को बोला गया, दिल्ली ने समझ लिया कि यार ये चाइना ऐसी कंट्री है, इसके साथ में कोऑपरेट और कंपटीशन जो है वो एक साथ में नहीं चल पाएगा। यानी कि आप लोग बोले ना कि चाइना बोलता है कि चलो बॉर्डर पे जो लड़ाई चल रही है चलने दो, क्या बिगड़ रहा है, आप लोग वैसे अच्छे रिलेशन बना लो यार हमारे साथ में। वैसे अच्छे रिलेशन कैसे, मतलब हमसे सामान खरीदते रहो तुम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बॉर्डर पर हम तुम्हारे साथ में लड़ते रहेंगे, पर हमसे सामान खरीदते रहो, हमको फायदा पहुंचाते रहो। तो इंडिया को ये चीज अब समझ में आने लगी, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा अलग पैटर्न फॉलो किया। अभी एक अच्छे स्टेप उठाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारे चाइनीज ऐप जो है बंद कर दिए गए, ठीक है। तो उसके चलते हमारी कंट्री ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा कि एक साइड में हम तुमको बिजनेस में फायदा पहुंचाते रहे, हमारी और तुम्हारे बीच में काफी लार्ज स्केल पर आज के में डेफिसिट देखने को मिलता है, हम लोग इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं तुमसे और हम लोग बेचते कुछ नहीं है तुमको ढंग से, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा फायदा तुमको हो रहा है। तो ये सारी चीजें इंडिया ने अभी समझी, यानी कि एक नई तरीके से हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। चाइना आज के डेट में एक डिफरेंट लीग पर कंपीट कर रहा है यूएसए के साथ में, तो इसके चलते इंडिया को भी अपना एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। जो इंडिया और न्यू दिल्ली है, ठीक है, यानी कि बीजिंग और न्यू दिल्ली, यानी कि इंडिया और जो चाइना है यहाँ पर ये अवॉइड कर रहे हैं मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, इवन चाइना भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर रहे हैं। इसीलिए गालवान वैली में जो भी चीज देखने को मिली है, आमने सामने खड़े हुए एक दूसरे फुल फ्लेज्ड वॉर में नहीं पहुंचे, क्योंकि पता है दोनों को अगर एक बार वॉर हो जाएगी तो कितने पीछे पहुंच जाएगी दोनों कंट्री। तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं। और 1962 का इंडिया नहीं है अभी यहाँ पर ये, ठीक है। अगर ये सोचकर चला जाए कि हाँ उस टाइम पर चाहिए थी, हमारे पास में ढंग से रिसोर्सेज नहीं थे, हम लोग एक तरीके से सोच रहे थे यार अपना भाई है, कोई नहीं, हिंदू चीनी भाई भाई वाली बातें चल रही थी, अब वो वाली चीजें सारी चेंज हो चुकी है, ठीक है। उस टाइम पर यहाँ पर अलग फंडा था, अब टोटली अलग फंडा है। एक ऑल ओवर वर्ल्ड का सिनेरियो भी यहाँ पर चेंज हो चुका है आज के डेट में। तो ये आज की डेट में अगर वॉर होती है तो वो ऐसा नहीं है कि इंडिया को ही नुकसान होगा, चाइना को भी बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। तो पास्ट 1 ईयर से जो चीजें चल रही हैं उसके लिए हम लोग को इंडिया को सोचना पड़ेगा। एक क्रॉस रोड पर खड़े हैं, तो फ्यूचर के रिलेशन कैसे चलने हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखते हुए, जो जियो पॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रखते हुए अपने स्टेप हम लोग को उठाने पड़ेंगे। क्योंकि फिलहाल इंडिया जो है वो यूएसए के साथ मिलकर चाइना को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पर इंडिया, यूएसए और चाइना की जो कोल्ड वॉर है उसके अंदर घुसते हुए जा रहे हैं, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। अपनी कंट्री के फायदे के बारे में सोचना है, उसके हिसाब से हम लोग को काम करना है, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बताई जा रही हैं। तो एक तरीके से एक तो पुराने वाली कोल्ड वॉर थी जिसमें हम लोगों ने इनके बीच में इंटरफेयर करने से मना कर दिया था, एक आज की कोल्ड वॉर है, हम लोग इसका पार्ट बनते जा रहे हैं। तो किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, अगर आप लोगों से कोई पूछे आप लोग क्या बोलोगे इसके बारे में। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिएगा, एक दूसरे का आंसर रिव्यू कीजिएगा ताकि आप लोग कई सारी बातें जान सकें। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में अभी यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके चलते कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाना है। तो देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जहां पर रख दी गई वो वहां पर रखी रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर उनको वहां से टच करोगे तो कुछ ना कुछ टूटेगा और फूटेगा। और ये ऐसी चीजें इस तरीके की इनको हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते टूटना और फूटना, क्योंकि हम लोगों ने देख ली, आने वाली जनरेशन के लिए भी इनको सहज कर रखना है ताकि अपनी हिस्ट्री और कल्चर को देख सके। आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है, हमारी कंट्री में भी लोकेशन चेंज करने की बात की जा रही है इन सब चीजों की। तो बोला गया भी कोर्ट के अंदर एक पिटीशन पहुंची, उसमें बोला गया 4.5 मिलियन फाइल हैं, 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख फाइल आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो रखी हुई हैं, और बहुत ऐसी हैं जर्जर हालत में हो रखी हैं। अगर उनको ढंग से उनको इधर उधर ले जाने की बात है और ढंग से नहीं ले जाएगा, बहुत सारी उसमें से डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। 25,000 जो यहाँ पर म्यूनिस्क्रिप्ट हैं, अगर उनको इधर उधर जरा से भी किया गया तो वो एक तरीके से उठाने धरने लायक नहीं रहेंगी। 1 लाख के करीब मैप्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे पुराने, ठीक है। इसी के साथ में 2,80,000 के करीब आप लोगों को प्री मॉडर्न डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में थाउजेंड्स ऑफ प्राइवेट पेपर देखने को मिलेंगे जो कि पुराने टाइम पर यहाँ पर अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा लिखे गए एक दूसरे को, वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये सारा अगर सामान आप लोग खुद देखिए, जब आप लोग घर चेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, कैसे सामान जाता है, बहुत सारा सामान तो टूट फूट जाता है ना, कितना भी आप लोग उसको प्रोटेक्शन में क्यों ना रख लीजिए। तो इस तरीके से काफी सारी दिक्कत यहां पर हो सकती है। तो इनको हाथ लगाने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि जो लॉस होगा वो एक तरीके से इरिवर्सिबल होगा। एक तरीके से आप लोग उसको ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग फिर से उसको सहज कर रख सके यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया इसको यहाँ पर एक तरीके से कि इरिवोकेबल जो यहाँ पर लॉस देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसको करने से पहले काम को सोच लीजिए कि हिस्ट्री आप लोग डिस्ट्रॉय करेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो इसमें बहुत सारे लगभग 1.5 लाख के करीब यहाँ पर, और ये एक तरीके से जो यहाँ पर ओरिएंटल डिकोड यानी कि पर्शियन
इसी के साथ में अरबिक और उर्दू के सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेशनल जो आर्काइव है, अगर यूनेस्को के हिसाब से बात करें तो ओल्डेस्ट जो यहाँ पर सर्विंग जो मैन्युस्क्रिप्ट इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उनको इस तरीके से लेकर जाना दुखद हो सकता है काफी हमारी हिस्ट्री के लिए। संस्कृत, चाइनीज, कोरियन, जापानीज, मंगोलियन, मांचू, ये तिब्बतन रिलीजियस जो फिलोसफर लिटरेचर है उससे रिलेटेड भी काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो क्या इनको छेड़ना इस टाइम पर सही रहेगा, तो इसके बारे में बातें की जा रही हैं, तो सोच समझकर हम लोगों को स्टेप उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पर आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर जो बातें कर रहा है वो बात कर रहा है G7 कंट्रीज के बारे में। तो G7 कंट्री जो है अभी मिले यहाँ पर, तो उसके चलते अभी ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से चीजों को लेकर आगे चला जाएगा। चाइना को टैकल करने की बात की गई यहाँ पर, ये जब मिले तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या क्या मुद्दे हैं। मैंने आप लोगों से कल भी डिस्कस किया था, ये मिले कहां पर, ये यहां पर मिले। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया है यहां पर। ठीक है, तो इसको कार्बिस बे बोला जाता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यूके ने बोलकर अगर डायरेक्ट इस तरीके से पूछ ले कहां पर है, तो ये इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये जो मीटिंग हुई यहां पर, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कौन सी मीटिंग थी यहाँ पर, सबसे कार्बिस बे है, ये याद रखिएगा, यूके के अंदर ये मीटिंग थी। 47th मीटिंग थी। तो क्वेश्चन बन जाएगा, तो फिर बोले क्वेश्चन कहां से आया, तो भाई साहब यहां से बन गया, ध्यान से सुनोगे तो नहीं भूलोगे। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है बाइडन, ठीक है, जो बाइडन, तो जोसेफ बाइडन है पूरा नाम है। ओके, जो बाइडन को जोसेफ बाइडन। ठीक है, तो अमेरिका इज बैक, वो नहीं कहते बैक टू द पवेलियन, तो वो वाली बात आप लोगों को देखने को मिल रही है जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हरकतें की गई थी कि हाँ ना तो WHO को पैसे देने हैं, ना यूनेस्को का पार्ट बनना है, पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट से बाहर निकलना है, न्यूक्लियर डील से बाहर निकलना है। जो बाइडन ने सारी चीजों में फिर से एंट्री मार दी। ठीक है, तो G7 कंट्री अब फिर से 1 बिलियन डोनेट करने वाली है कोरोना वायरस के लिए, जो गरीब कंट्री है जो खुद दवाई नहीं ले पा रही है। 12 ट्रिलियन जो है पेंडेमिक रिकवरी के लिए यूएसए खर्च करने वाला है, और मैक्सिमम यहां पर यूएसए के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। ओपन सोसाइटी की बात की जा रही है। G7 कंट्री जो है, जो डेमोक्रेसीज है, इंडिया के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक अच्छी बात है। इसीलिए G7 को यहाँ पर अभी D10 भी बोला गया है। D10 क्या है, G7 की सारी कंट्री आ गई। G7 में कौन कौन है अगर आप लोगों को पता रखना है थोड़ा, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए, तो टोटल मिलाकर ये 7 कंट्री है। अब इन 7 कंट्री के अंदर इनके द्वारा अभी जो बात की जा रही है आगे ऐड करने की, तो इसमें इनके द्वारा 3 कंट्री और ऐड कर दी गई, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। तो इस तरीके से यहां पर इसको D10 बोल दिया गया। तो डेमोक्रेसी 10 हो गए यहाँ पर 7, यहाँ पर साउथ अफ्रीका इसको ऐड नहीं किया गया, तो इसलिए इसको D10 भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो डेमोक्रेसीज जो है उनको इंक्लूड करके चला जा रहा है, जो कि यहाँ पर एक काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। अगर बात करें स्लोगन भी है यहाँ पर, एक तरीके से BBB बोला गया यहाँ पर, बिल्ट बैक और बेटर। तो ये नॉर्मली यूएसए के जो व्हाइट हाउस है उनके द्वारा अपनी इकोनॉमी और जॉब रिकवरी के लिए ये स्लोगन फॉलो किया जाता है। तो G7 में ये फॉलो किया गया, तो इसका मतलब ये कि यूएसए यहां पर फिर से ग्लोबल लेवल पर लीड करने वाला है। सेकंड जो मैसेज यहां पर आया वो है चाइना को काउंटर करने वाला। पहला तो कि हम आ चुके हैं, रजनीकांत वाली एंट्री बन चुकी है। दूसरा कि चाइना को टैकल करना है हम लोगों को। चाइना को टैकल करने के लिए क्या क्या बातें देखने को मिली, क्या क्या आरोप लगाए गए। टैकल करने का मतलब पहले आरोप लगाओ। चाइना को क्रिटिसाइज किया गया, जिंगजियान वाला रीजन, हांगकांग वाले रीजन में ह्यूमन राइट का हनन कर रहे हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, अपनी करेंसी को डिवेल्युएट कर देते हैं, इससे चाइना की करेंसी काफी छोटी हो जाती है, तो इससे इनका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है क्योंकि इनका माल सस्ता हो जाता है, तो वो वाला हरकत देखने को मिलती है। इसी के साथ में साउथ चाइना सी के अंदर अगर आप लोग जाएंगे, चाइना बोलता है कि मेरा सी है, यहां पर अगर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, तो इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। चाइना इसमें अपना दबदबा रखता है, तो आसपास वाले एरिया को डरा कर रखता है। ठीक है, इसी के साथ में कोरोना वायरस निकल के कहां से आया उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करने दो मेरे दोस्त, तभी तो देखेंगे क्या चल रहा है देश के अंदर, तो वो वाली चीजें देखने को मिली। तो इसके ऊपर प्रेशर बनाया गया। पहले यहां पर ये G8 हुआ करता था जब रसिया था, फिर रसिया बाहर निकल गया तो G7 हो गया, तो इसको वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री का दर्जा दिया जाता था। पर लेकिन चाइना और इंडिया इंक्लूडेड नहीं है, जो कि इमर्जिंग ग्रेट इकोनॉमी है, तो इसलिए इसके अंदर कुछ कमी लगती थी। पर लेकिन अभी फिलहाल ये आज की डेट में देखने को मिलेगा G7 जो है यहाँ पर ये, इसके अंदर आप लोगों को ये बेस्ट वर्सेस रेस्ट की बात की जा रही है। तो यहां पर अभी इंडिया भी आप लोगों को इंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा है, कई सारी मीटिंग में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं। तो ये एक्सक्लूसिव क्लब की एक इस एक्सक्लूसिव जो क्लब है उसकी तरीके से इसको देखते थे। 1975 में इसको क्रिएट किया गया था। तो G7 और G8 में अगर बात करें सिंस 2013 से इंडिया जो है यहाँ पर एक तरीके से स्पेशल गेस्ट की तरीके से आप लोग कई बार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कई सारे पॉलिटिकल इशू भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इनके द्वारा टैकल किए जाते हैं, जैसे पेंडेमिक, क्लाइमेट चेंज या डेमोक्रेसीज जो फ्रीडम है उसके बारे में बात करें तो हमारी कंट्री के ऊपर भी थोड़ा सा एक आरोप लगाया गया। वो मैंने बताया ना अभी कि ऑथराइजेशन ज्यादा देखने को मिलता है कई बार। ठीक है,
ये इंटरनेट शटडाउन, इसी के साथ में मिस मैनिपुलेटिंग किया जाता है इन्फॉर्मेशन को। राइट के बारे में बात करें तो मोदी गवर्नमेंट को बेसिकली बोला गया, ये देखिए फिर मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां जहां यूएसए का नाम रहेगा वहां पर यूएसए की जो बेसिकली गवर्नमेंट देखने को मिलेगी यूएस गवर्नमेंट, ठीक है। पर लेकिन जब जो बाइडन लिखा हुआ मिलेगा तो बोलेंगे कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी कंट्री में न्यूज़पेपर वाले मजा लेते हैं पूरा। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, ना कि मोदी गवर्नमेंट या मनमोहन गवर्नमेंट। इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन और मनमोहन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये चीजें नॉर्मली हर जगह आप लोगों को गलत देखने को मिलती है। आप लोग एग्जाम में एडमिनिस्ट्रेशन लिखिएगा, ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, अच्छा, ठीक है। अगर बात करें ओपन सोसाइटी की तो मिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी यहां पर बोला गया कि नेचुरल अलाई है हम लोग G7 के एक ओपन सोसाइटी पर। लेकिन ओपन सोसाइटी है कितनी वो देखने को मिलेगा ना हमारी कंट्री में, किस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो इंडिया लार्जेस्ट इंटरनेट शटडाउन देखने को मिला 2020 में। और वैसे ओपन सोसाइटी की बात करें तो ये चीजें भी टैकल करके चलनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये कि चाइना को भी टैकल किया जा रहा है यहाँ पर, और एक तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया साथ में, पर लेकिन इंडिया कुछ भी करेगा वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। कुछ और बातें आप लोगों को यहां पर बताऊं। रसिया जो था इसके द्वारा 1997 में रसिया के द्वारा ऐड किया गया। 1975 में बना, 1997 में रसिया ऐड हो गया। 2014 तक इसने मजा लिया और फिर इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 45th जो समिट हुई थी ये फ्रांस के अंदर हुई थी 2019 में, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी का मिलाप नहीं हो पाया पेंडेमिक के चलते, उसमें भी हमको इन्वाइट किया गया था, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों के लिए जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। बाकी ये था आप लोगों के सामने क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई बार आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं ना रिपोर्ट्स के बारे में, आप लोगों से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या करना है, बेसिकली जो रिपोर्ट्स वगैरह होती है उनको एक सीट पर आप लोग रख लीजिए ताकि उनका क्वेश्चन बने तो आप लोग उसको तुरंत उसको रिवाइज करते रहिए। तो वर्ल्ड जो इंप्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये ट्रेंड 2020 जो अभी मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले पढ़ाया भी था, तो इसी का क्वेश्चन आप लोगों से बन गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये भी याद रखिएगा कि 1919 में क्रिएट की गई थी, तो 2019 में इसको पूरे 100 साल कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप लोग बताइए। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। रिवीजन करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। पीडीएफ जाकर यहां से डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन जो देता हूं उनका आंसर जरूर दिया कीजिए, जो कम्युनिटी टैग में या फिर इधर उधर जहां भी पोस्ट करता हूं। मेरे साथ में आप लोग यहां भी कनेक्ट रह सकते हैं। स्कोर कैसा देंगे 10 में से इस लेक्चर को, ये आप लोग बताइए, ठीक है। बाकी का अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। और अगर टाइम मिलता है तो किसी को जरूर पढ़ाइए। अगर पढ़ाओगे तो जो सुकून मिलेगा उसको किसी चीज के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर खुद नहीं पढ़ाना है तो लेक्चर शेयर कीजिएगा ताकि अच्छे से लोगों को चीजें जो है पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग चीजों को अच्छे से ध्यान रखेंगे अपना परिवार का। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।